कुछ ऐसे लोग जो नए लोग आना चाहते हैं वो समझते हैं कि उनके हकूक सल्ब हो रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा। जो पहले लोग थे वही दोबारा से री एम्प्लॉय हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी री एम्प्लॉय हो रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म तस्वर किया गया। ये हाई कोर्ट ने तय किया। ये आपकी अच्छी तजवीज़ है और ये मेरे दायरा इख्तियार में तो नहीं है। मैं ख़ुद भी एक बड़ा मसाजिद की खिदमत करने वाला आदमी हूँ। कोशिश की है कि वो जो मार्जिनलाइज लोग हैं जिनकी बात कम सुनी जाती है उनके कॉकसेस कायम करें, उनके पब्लिक के साथ कि आपस में इंटरेक्शन कराएं। तो तकरीबन कोई 50-60 देहात हैं जिसके अंदर बड़ी मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बदतरीन मिसाल है। ये मेरा गिला अपने आप से है, गवर्नमेंट से है, सोसाइटी से है, आपसे है। Now let's start the show. स्पीकर और अवाम सवालात के जवाबात शुरू करेंगे। जी देखें, ये सवाल इसके दो पहलू हैं। मैं उस्ताज़ा इकराम की बड़ी मुझे तकरीम है, बड़ी उनकी इज़्ज़त है और मैंने मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब का इस मामले में मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जब भी उनसे हमने कोई बात इस सिलसिले में की है तो मुस्लिम लीग ने हमेशा से उस्ताज़ा के मामले में एक बड़ी अच्छी पोजीशन अपनी ली है हमेशा। अब ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आपका सवाल क्या है। आप कह रहे हैं कि उस्ताज़ा का उनकी जो जॉब है, उनकी जो मुलाजमत है टीचर्स की, उसको परमानेंट क्यों नहीं किया गया। तो मुझे आपके सवाल से ये अंदाज़ा हुआ कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है इसको परमानेंट कर दिया जाए, मुस्तकिल कर दिया जाए। तो वो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपने ली थी जॉब लेते वक्त, उसके अंदर कोई क़वाइद व ज़वाबित होंगे, उसकी कोई शराइत होंगी। मुझे नहीं पता कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। लेट्स से एक कॉन्ट्रैक्ट था, फेडरल गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन के नाम से एक अदारा कायम हुआ था और उसने कॉन्ट्रैक्ट पे 7 साल के लिए कुछ उस्ताज़ा को भर्ती किया था और वो लोग थे जो उस वक़्त भर्ती हुए और 7 साल के लिए भर्ती हुए और वो प्रोजेक्ट 7 साल चलने के बाद उसको क्लोज़ डाउन करना था। और वो कुछ ऐसा था कि वो लोग जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनके उस सिलसिले में था और या ऐसा था कि जो सुबह के वक्त जहाँ पे क्लासेस होती हैं वहाँ पर शाम को भी क्लासेस ऐड कर दी जाएं और 7 साल के इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया। तो वो प्रोजेक्ट के ख़ात्मे के साथ एक जो तादाद उन उस्ताज़ा इकराम की थी जिनको लिया गया और भर्ती किया गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने पर, उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म तस्वर किया गया। तो इस तरह के मसाइल इसके साथ जुड़े होते हैं जिसमें कुछ लिमिटेशंस भी गवर्नमेंट्स के लिए होती हैं और जो लोग उस वक़्त ये कॉन्ट्रैक्ट अवेल कर रहे होते हैं उस वक़्त वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं कि उसमें एक ऑफ़र होती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो बाद में उनके क़वाइद को तब्दील करना, उनके ज़वाबित को तब्दील करना एक मुश्किल मरला होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत में एक लीनियंट अप्रोच हमेशा से रही है और उसमें बाज़ औक़ात जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको फिर फर्दर जब कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट में क्योंकि उनके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की हुई होती है, उनको ट्रेन किया गया होता है, उनकी उन एक्सपर्टीज़ से फिर दोबारा इस्तिफ़ादा हासिल किया जाता है। उसमें फिर एक नई बहस खुलती है कि फिर कुछ ऐसे लोग जो नए लोग आना चाहते हैं वो समझते हैं कि उनके हकूक सल्ब हो रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा। जो पहले लोग थे वही दोबारा से री एम्प्लॉय हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे री एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो ये कुछ फिर कोर्ट्स के फ़ैसले भी हैं, जैसे हाई कोर्ट्स ने मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर ये तय कर दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है वो एज़ अ मैटर ऑफ राइट परमानेंस ऑफ हिज वैकेंसी का मुतालबा नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट ने तय किया, बड़े बहस के बाद, बड़े दलाइल के बाद तय किया कि कॉन्ट्रैक्ट के जो ऊपर भर्ती किए गए टीचर्स हैं, क्योंकि वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट को अचीव करते हुए, उस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को लेते हुए, तो फिर एट लेटर स्टेज अगर वो कहें कि उनको
गवर्नमेंट एम्प्लॉई तस्वर करके वो सारे बेनिफिट्स उसके साथ अटैच किए जाएं, और तो फिर उन लोगों का जो सर्विस में 40 साल रहते हैं और वो जो 7 साल के लोग आते हैं, तो उनके दरमियान भी फिर एक तफावत की फ़िज़ा कायम हो जाती है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि आपका ये एक मसला कुछ ख़ास तबके के एक सेक्शन का मसला हो सकता है, जिसके ऊपर बारकैफ मज़ीद बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। जी ठीक है, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है और ये मेरे दायरा इख्तियार में तो नहीं है। बारकैफ मैं ख़ुद भी एक बड़ा मसाजिद की खिदमत करने वाला आदमी हूँ। मैं आपकी इस तजवीज़ को किसी मुतल्लिका फ़ोरम पे दोनों वज़रा हमारे जो पावर के मिनिस्टर्स हैं, बड़े वाइब्रेंट मिनिस्टर्स हैं, सरदार अवैस खान लगारी हैं, मोहतरम अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब हैं, तो मैं अमानत के तौर पर आपकी बात उन तक पहुँचाऊँगा कि इस पर गौर करें। जी देखें, मैं वंस अगेन आई हैव टू प्रेज़ द क्वेश्चन, मुझे इस सवाल की तारीफ़ करनी है। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो एक ओपन डोर पॉलिसी है कि कोई भी शहरी असम्बली में कानून साजी के हवाले से अप्रोच करना चाहे, तो मैं आपके इल्म में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि पहली बार, और ये विज़न भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की गवर्नमेंट का है, बेसिकली जब तक गवर्नमेंट इसके पीछे पूरी तरह से खड़ी ना हो तो मामला आगे चलता नहीं है। गवर्नमेंट की ये सोच है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन टू द बेस्ट होनी चाहिए, तो फिर मेरा काम था उसकी इस ख्वाहिश को, हुकूमत की इस ख्वाहिश को, चीफ़ मिनिस्टर की इस डिज़ायर को एक रोड मैप देना। तो हमने फिर असम्बली में कॉकसेस कायम किए हैं, मार्जिनलाइज तबकों के कॉकसेस कायम किए हैं, जैसे हमने एक माइनॉरिटी का कॉकस कायम किया है, विमेन का कॉकस कायम किया है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शंस का कॉकस कायम किया है। इसी तरह हमने बॉर्डर एरिया कमेटी के जो लोग डिप्राइव्ड लोग हैं, जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर बहुत सारे बुनियादी हकूक़ की तलाश में लोग मुश्किल में रहते हैं, उनके कॉकसेस कायम किए हैं। हमने कोशिश की है कि वो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनकी बात कम सुनी जाती है, उनके कॉकसेस कायम करें, उनके पब्लिक के साथ, फिर डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ NGOs के साथ, जो मुख्तलिफ लोगों के जिनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अदारे कायम करते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन कराएँ, और फिर वो मेंबर्स एज़ प्राइवेट मेंबर्स उन बिल्स को लेकर आएँ। जैसे अभी आज एक हमारी बड़ी वर्दी मेंबर हैं मैडम अस्मा एहतेशामुल हक, शी ब्रॉट अ बिल टू मी, जिसमें वो ख़वातीन को जायदाद की मुंतकली के मुतल्लिक़ एक बिल लेकर आई हैं। बिलाशुबा इसमें पहले कानून मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिक्कतें थी उनको रिमूव करने के लिए, उससे एक मार्जिनलाइज्ड एक कम्युनिटी को डील करने के लिए, विमेन के हकूक़ उन तक पहुंचाने के लिए, इस केस स्टडी से मैं सिर्फ सब्सटेंशिएट ये कर रहा हूँ कि असेंबली के अंदर एक ओपननेस है। असेंबली के अंदर पीपल कैन अप्रोच विद पब्लिक पिटिशंस, अपनी लेजिस्लेशंस भी ला सकते हैं कानून साजी के लिए। पब्लिक पिटिशंस के ज़रिए भी मेंबर्स को वो कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस मामले में, जैसे इन्वायरमेंट का मामला है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैं एक केस स्टडी आपको दे के अपनी बात को सब्सटेंशिएट करूँगा कि इन्वायरमेंट में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें टेनरीज़ के वेस्ट वाटर के साथ हमारी कंटेमिनेट हो रही है टोटल, जो हमारी एक्वा जो पूरी उसको कंटेमिनेशन जा रही है ऑन द सतलज बेड, और फिर वो पूरा कंटेमिनेट कर रहे हैं हमारे एक्वाफायर को, जो पानी ज़मीन के नीचे सरायत कर रहा है। तो तकरीबन कोई 50-60 देहात हैं जिसके अंदर बड़ी मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनके साथ लोगों की अमवात गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ हो रही हैं, कैंसर पेशेंट्स देखने में सामने आ रहे हैं, जॉन्डिस पेशेंट सामने आ रहे हैं। और जब स्टडीज़ कंडक्ट की गई, ये पब्लिक ने अप्रोच किया, पब्लिक ने पिटिशंस ली, पब्लिक पिटिशंस लेकर आई, और उन पिटिशंस में हमारे मुख्तलिफ मेंबर्स की बड़ी वाइब्रेंट पार्टिसिपेशन है। जैसे मलिक अहमद सईद ख़ान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा केस लेकर आए कि देखें जी, ये हमारी एक पब्लिक पिटिशन है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई लेजिस्लेशन हो। फिर इसी तरह जैसे लाहौर स्मोक के नरगे में आया हुआ है, 3-4 महीने हमारे बिल्कुल अनइनहिबिटेबल हो जाते हैं, हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि प्राइवेट मेंबर्स
आर शोइंग मैक्सिमम इंटरेस्ट, पब्लिक के लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर। अब एक है कि हम गैलरीज़ को ओपन कर देते हैं। जब हमारे सेशंस होते हैं, मैं स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक कैलेंडर इनिशिएट किया है जिसमें यूथ इंटरेक्शन के कैलेंडर्स हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ को एक टाइम टेबल बनाकर उनके साथ एक अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे लाहौर से एक यूनिवर्सिटी आ जाए, डीडी खान से एक आ जाए, गुजरांवाला से आ जाए, राजनपुर से एक यूनिवर्सिटी आ जाए, उनके स्टूडेंट्स आए। फिर इसकी आउटरीच हम डिग्री कॉलेजेस तक एक टाइम टेबल बना के एक्सटेंड कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को इनवाइट इन करते हैं। इसी तरह आप देखें जैसे सैनिटरी वर्कर्स हैं, एक सेगमेंट है, और बड़ी बदकिस्मती के साथ मेरा ये बड़ा शिकवा है अपनी पूरी सोसाइटी से। हमने कुछ लोगों के ज़िम्मे ये काम डाल दिए है और एक कास्ट सिस्टम की बदतरीन शक्ल बना दी है। एक जैनिटर के बेटे को हम जैनिटर के ऊपर आने देने का हक ही नहीं दे रहे। हम नस्ल दर नस्ल उनसे ये काम करवाने पर उनको पाबंद करके बैठे हैं। उसके ज़िम्मे डाल दिए, किस लिए कि उसकी क्रीड, उसकी कास्ट उसको इस काम पर मजबूर कर रही है। द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बदतरीन मिसाल है। ये मेरा गिला अपने आप से है, गवर्नमेंट से है, सोसाइटी से है, आपसे है, हर शख्स से, हर फैसला साज शख्स से, हर मुक़्तदर शख्स से ये मेरा गिला है। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी मैं इधर असेंबली में आई हैव इन्वाइटेड देम हेयर, और फिर मैं उसमें एक मैरी जेम्स गिल की तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ। शी हैज़ डन वंडरफुल वर्क, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अहमद इकबाल साहब हमारे नारोवाल से रुकन हैं, उनकी मैं तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ। उनके इक़दाम काबिल तहसीन इक़दाम हैं। वो उनको लेकर यहाँ पर आए, उनको मैंने थम्पिंग ओवेशंस दिलवाई, उनके पूरे हाउस ने खड़े होकर उनको यहाँ पर वेलकम किया। इसी तरह से फिर फार्मर्स के मामले में आपको पता है कि वीट को लेकर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि कुछ डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के बेस्ड अपॉन देयर ओन मेरिट्स, उसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन फार्मर्स को हमने पूरी उनकी बात यहाँ पे सुनी, उनके साथ डायलॉग्स किए। तो ये सिलसिला ओपननेस फॉर द पब्लिक, फॉर द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर सिविल सोसाइटी, इसी तरह से हमने एक इंटरैक्टिव डायलॉग के सेशंस शुरू किए हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास असेंबली का एक ओल्ड हॉल है जिसकी बड़ी सेरेमोनियल हैसियत है। नॉर्मली तो हम वहाँ पे सिर्फ फ्राइडेज़ को अपने सेशंस करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हमने प्रोवाइड किया है। जैसे लोकल गवर्नमेंट की ऊपर हमने कुछ सेमिनार्स किए, यूथ पार्लियामेंट हमने सेमिनार्स किए, लेबर को वहाँ पर हमने इनवाइट किया और उनके साथ बातचीत की, डायलॉग का एक बड़ा सिलसिला जारी किया। तो एक बड़ी इंक्लूसिवनेस को हम प्रमोट भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और इसमें अगर आप भी कोई रहनुमाई कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। अजी थैंक यू वेरी मच। मैं आई एम रियली ग्लैड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी रिसीव्ड वर मोर देन लाइक कोई 5000 से ज़्यादा सवालात थे। तो ये जो जिस ऑर्डर में मेरे पास आए हैं उसी ऑर्डर में इस पहले सेशन में हमने उनके जवाबात दिए हैं। सवाल चाहे जितना भी सख्त था, उसके अंदर कितनी भी तलखी थी, चाहे कितनी भी काट थी, मैंने अपनी टीम से कहा कि आपने इसको अनसेंसर्ड जैसे आ रहे आने दें। मज़ीद जो सवालात हैं नीचे भाई मैं देख रहा हूँ उनमें कई बड़े रेपिटेशन भी हैं, रिपेटिटिव भी हैं, बट आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वक्त ये ज़रूर ले रहा है मेरा, मुझे कुछ घंटे इस पर सर्व करने पड़ रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिस भी किसी फ़र्द ने इस जगह पर सवाल भेजे है, मेरी हत्तल वसा कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दूँ।